हम तेज धूप और रोशनी से बचने के लिए अपने घरों की खिड़कियों पर पर्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि वर्षों से जमी बर्फ की चट्टानों को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए भी पर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? अब अपने आसपास आ जाइए, तो मच्छरों से बचने के लिए हम सबको फुल स्लीव्स के कपड़े या फिर मच्छरदानी लगाने की सलाह दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं और कुछ को कम? बात थोड़ी अलग, लेकिन काटने से याद आया कैंची, जिसके आविष्कार ने मानव विकास में अहम रोल अदा किया है। ये सारी जानकारी होगी आज के ज्ञान विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम जानेंगे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं। बताएंगे ऐसी नई खोज के बारे में जो अंटार्कटिका की बर्फ को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचा सकती है। और बात करेंगे कैसे और कब हुई कैंची की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का ये रोमांचक सफर। जैसे चींटी जैसा छोटा जीव हाथी जैसे इतने बड़े जीव को नचा सकता है, ठीक वैसे ही मच्छर हम इंसानों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देते हैं। लेकिन विज्ञान की माने तो मच्छरों की भी पसंद और नापसंद होती है। यानी कुछ लोगों को ये ज्यादा परेशान करते हैं और कुछ लोगों को कम। अब आप किस श्रेणी में आते हैं ये तो आप ही समझ सकते हैं। हमारी रिपोर्ट बता रही है कि आखिर मच्छर ऐसा क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। शाम होते ही हम अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं मच्छर ना आ जाए। और अगर कहीं वो आपके घरों में आ गए तो उनकी भिनभिनाती आवाज कानों में गूंजती और हमें परेशान करती है। उनसे बचने के लिए हम तरह तरह के जतन करते हैं। लेकिन क्या मच्छर सभी को परेशान करते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मच्छरों को पसंद नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों को वो ढूंढ ढूंढ कर काटते हैं। अब ऐसा क्यों? अब लोग कहेंगे कि कुछ का खून ज्यादा मीठा होता है और कुछ का कम, लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छरों के काटने का सीधा ताल्लुक हमारे शरीर से निकलने वाली गंध से है। इस पर किया गया एक अध्ययन हाल ही में करंट बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में जीव वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे मच्छर शरीर की गंध, हमारी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर के तापमान से अपने शिकार का पता लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने मच्छर की शिकारी रणनीतियों को समझने के लिए एक खुले मैदान में 8 टेंट लगाए, जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रखा और उन टेंट में कुछ लोगों को रहने के लिए कहा। हर टेंट से निकलने वाली शरीर की गंध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को नालियों के माध्यम से मैदान के अंदर तैयार किए गए लैंडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इंफ्रारेड सेंसर की मदद से मच्छरों की गतिविधियों की निगरानी की। देखा गया कि खुले हुए मैदान में विभिन्न गंध और मौसमी परिस्थितियां होने के बावजूद मच्छर कुछ मनुष्यों की गंध वाली नालियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। शोधकर्ताओं ने उन लोगों के शरीर से निकलने वाली गंध की पहचान के लिए उनकी त्वचा की रासायनिक संरचना की जांच की, जिससे पता चला कि मच्छर ऐसे लोगों को अधिक पसंद करते हैं जिनकी त्वचा के स्राव में विभिन्न कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण होता है, जो हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है और उसकी रक्षा करता है। वैज्ञानिकों के इस नए और अनोखे अध्ययन से ये तो पता चल गया कि मच्छर खून के मीठे या कड़वेपन के कारण नहीं, बल्कि शरीर या त्वचा से निकलने वाली खास गंध के कारण आकर्षित होते हैं। तो अगली बार जब मच्छर आप ही को ज्यादा परेशान करे तो समझ जाइएगा कि ये आपकी त्वचा के खास अम्लीय मिश्रण का नतीजा है, न कि आपका खून मीठा है। अंटार्कटिका में तेजी से बर्फ का पिघलना धरती के बढ़ते तापमान का संकेत है, जो मानव के लिए बढ़ते खतरे को दर्शाता है। इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई तरह के समाधान विकसित किए गए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक अनोखा सुझाव दिया है। वो चाहते हैं अंटार्कटिका की बर्फ को बचाने के लिए समुद्र तल में कर्टेन लगाए जाए। क्या है ये कर्टेन और इन्हें कैसे लगाया जाएगा, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये स्पेशल रिपोर्ट।
जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लोबल वार्मिंग हमारे पोलर रीजन्स को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अंटार्कटिका में जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये ग्लेशियर्स इसी तरह पिघलते रहे तो कई महत्वपूर्ण शहर जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क और मुंबई डूब सकते हैं। वजह इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने समुद्र के अंदर विशाल पर्दे लगाने का बिल्कुल अनोखा सुझाव दिया है। असल में ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र जल का तापमान बढ़ रहा है, जो ध्रुवीय बर्फ के लिए बड़ा खतरा है। नए अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिक 100 किलोमीटर लंबा सी बेड कर्टन बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जो समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर लगाया जाएगा और गर्म पानी को ग्लेशियरों तक पहुंचने से रोकेगा। फिलहाल इस परियोजना को अंटार्कटिका के थ्वाइट्स और पाइन आइलैंड ग्लेशियरों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है, जहां बर्फ के बड़े बड़े खंड समुद्र में गिर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये 2 ग्लेशियर ही पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों से करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। हालांकि ये परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है। वैज्ञानिक कृत्रिम कर्टन के डिजाइन और उसकी सामग्री पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस अध्ययन में कई तरह के कर्टन और दूसरे विकल्पों पर ध्यान दिया गया है। इनमें एक विचार समुद्र के पानी को ग्लेशियर के ऊपर पंप करने का भी है, ताकि पानी जब ठंडे वातावरण में पहुंचेगा तो जम जाएगा और ग्लेशियर्स की लेयर्स को मजबूती देगा। ध्रुवीय रीजन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में है। ऐसे में जरूरी है कि सभी मेंबर देश इस जटिल इंजीनियरिंग वाली परियोजना को मंजूरी दें। फिलहाल सबसे जरूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन वाली गतिविधियों पर लगाम लगाएं और धरती के बढ़ते तापमान को कम करने में मदद करें, ताकि हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो सके। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है कैंची, एक छोटा सा उपकरण जो कपड़ा, कागज या बाल काटने जैसे कई तरह के कामों को आसान बना देती है। इसका इस्तेमाल जितना दिलचस्प होता है, उतना ही रोचक है इसका इतिहास। आज के हमारे आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में जानिए कैंची के विकास की कहानी। कैंची हमेशा से हमारे लिए काफी उपयोगी रही है। मानव जीवन के हर पहलू में इसने अपना योगदान दिया है, चाहे वो सर्जरी कर रहे डॉक्टर के हाथ में, सिलाई कर रहे टेलर के हाथ में या फिर बाल काट रहे नाई के हाथ में। हर जगह बखूबी ये अपना काम करती रही है। दिखने में काफी सरल पर बहुत उपयोगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने समय के साथ इस उपयोगी उपकरण का विकास किया। कैंची का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। सबसे पहले कैंची का प्रमाण लगभग 3000 से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में मिलता है। कुछ अध्ययनों से ये भी पता लगा है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व भी मिस्र में लोग कैंची का उपयोग किया करते थे। उस समय की कैंची धातु के 2 ब्लेड से बनी होती थी, जो एक धातु की पट्टी से जुड़ी होती थी। इसे स्प्रिंग कैंची कहा जा सकता है। लगभग 100 साल ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैंची का एक नया रूप विकसित हुआ। ये कैंची आधुनिक कैंची की तरह होती थी, जिसमें 2 ब्लेड्स एक पिवट पॉइंट पर जुड़ी होती थीं। इस डिजाइन ने कैंची को अधिक प्रभावी और उपयोग में आसान बना दिया। मध्यकाल में कैंची का उपयोग यूरोप और एशिया में व्यापक रूप से फैल गया। उस समय के दौरान कैंची का उपयोग कपड़े काटने, बाल काटने और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता था। उस समय की कैंची भी धातु की होती थी और इसे हाथ से बनाया जाता था। 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान
कैंची के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 1761 में इंग्लैंड के रॉबर्ट हिचक्लिफ ने पहली बार स्टील की कैंची बनाई। उन्होंने इसे बेस्ट शेफर्ड नाम दिया और ये कैंची बहुत लोकप्रिय हुई। 20वीं सदी में कैंची के डिजाइन और निर्माण में और भी सुधार हुए, जैसे प्लास्टिक के हैंडल वाली कैंची का विकास, जिससे कैंची का उपयोग और भी आसान हो गया। इसके अलावा विशेष कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कैंचियां बनाई गईं, जैसे कि सर्जिकल कैंची, किचन कैंची और गार्डनिंग कैंची। आजकल कैंची का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। नई तकनीकों और सामग्रियों के उपयोग से कैंची और भी प्रभावी और टिकाऊ हो गई है। इसके अलावा कैंची के डिजाइन में भी बहुत विविधता आई है, ताकि ये हर कार्य के लिए उपयुक्त हो सके। कैंची का ये इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे मानव सभ्यता ने समय के साथ इस उपयोगी उपकरण का विकास किया और इसे और भी प्रभावी बनाया। आज हम विभिन्न प्रकार की कैंचियों का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों को आसान कर रहे हैं। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक नया उपकरण आरओ ट्रैक विकसित किया है, जो पानी में हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाने में सक्षम है। ये उपकरण एक प्रोटीन आधारित बायोसेंसर का उपयोग करता है, जो पानी के नमूनों में फिनोल और बेंजीन जैसे हानिकारक प्रदूषकों का सटीकता से पता लगा सकता है। आरओ ट्रैक 10 पार्ट्स प्रति बिलियन की कम कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रदूषकों का पता लगा सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम करता है। आरओ ट्रैक का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता की जांच करना अब और भी आसान और सस्ता है, जिससे ये उपकरण पर्यावरण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चिली की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर यानी VLTI का उपयोग करते हुए हमारी आकाशगंगा के बाहर एक बड़े तारे की पहली विस्तृत छवि प्राप्त की है। WOH G64 के रूप में जाना जाने वाला यह तारा लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड आकाशगंगा में हमसे 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। WOH G64 को लाल सुपर जाइंट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका आकार हमारे सूर्य से लगभग 2000 गुना है। इस खोज ने स्पष्टता के साथ दूर के तारों को देखने की नई संभावनाएं खोली हैं। स्पेसएक्स ने हाल ही में भारत का 4,700 किलोग्राम वजनी GSAT-20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात किया। यह ऐतिहासिक मिशन स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। ये उन्नत कॉन्फ़िगरेशन वाला सैटेलाइट देश की संचार अवसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। इस सफल मिशन ने इसरो और स्पेसएक्स के बीच संबंधों को मजबूत किया है और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वैश्विक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।